सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परवेज साहब, चेयरमैन हाजी आरिफ साहब, जनाब शौकत साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच और सैनसीन पर बैठने वाले मेरे तमाम मजलिस के साथी और रुफ़ा, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, आपका बेहद शुक्रिया कि इतनी बारिश के बावजूद भी हजारों की तादाद में आज आपने मजलिस के जलसे में शिरकत की। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम का यहाँ पर बारिश में भी ठहरना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बातिल ताकतों के तूफानों के बावजूद भी हम अपने सफर को जारी और सारी रखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम जलसा कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रहमत की बारिश भी हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। मैं आज के जलसे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन को, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा कि अब बारिश आए या तूफान आए, मजलिस बरसेगी इंशाअल्लाह। आपका इस तरह से यहाँ पर जमा होना उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को एक पैगाम देता है कि देख लो, किसी के सियासी जलसे में बारिश के बावजूद भी हजारों की तादाद में आवाम जनता नहीं फैलती। आवाम बारिश के बावजूद भी भीग रही है, कपड़े पूरे पानी में भीग चुके हैं, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे जज्बात और हमारे होश पे रहकर हमको आगे का सफर तय करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आने वाले चंद महीनों में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब और कामयाब करेंगे। ये एक तारीखी विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बहुत से मसले और मसाइल हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये जो कचरे का डंपिंग यार्ड का मसला जो बड़ी तेजी से आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है, जो गांव के लोग उस डंपिंग यार्ड के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी है। हम भी नहीं चाहते कि डंपिंग यार्ड यहाँ पर गाजियाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उस गाँव में खोला जाए। दूसरी बात, जो आपके पास रोड नहीं है, बड़ी मुश्किल यहाँ पर होती है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस का जब विधायक विधानसभा में जाएगा तो इस विधानसभा के बहुत से मसाइल जो हल तलब है, मजलिस उन तमाम मसाइल को हल करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहीं पर आप जानते हैं कि बहुत से मसाइल और प्रॉब्लम्स यहाँ पर या आपके पास हैं। मैं सिर्फ सरसरी तौर पर इसका जिक्र करके यहाँ से अपनी जगह को ले लूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मजलिस के पास एक प्रोग्राम है, मजलिस के पास एक पॉलिसी है, और जो यहाँ से मजलिस को उम्मीदवार खड़ा रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये एक तारीखी मुकाम है और इस तारीखी मुकाम की तारीख की है जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज के जलसे से ये बात भी कहना जरूरी समझता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को
अगर आप कभी हमारी मस्जिद में आएंगे या फिर हमारे मदरसे में आएंगे तो ना सिर्फ हम आपको पानी और चाय पिलाएंगे बल्कि हम आपको बिठाकर ये बताएंगे। और हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें दहशत गर्दी को फरोग नहीं देती। हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोहब्बत की बातें करती हैं, नफरत की बातें नहीं करती हैं। कि पूरे देश में अगर किसी भी मदरसे में आप जाना चाहते हैं, किसी मस्जिद में जाकर किसी इमाम से पूछ सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी। ये जो पवित्र जगहें हैं, यहाँ पर लोग अगर कोई पीने का पानी पीने चले जाता है तो उसको मारते हैं और पीटते हैं। हमारे मदरसों में आइए, हमारी मस्जिदों में आइए, न सिर्फ पानी पीजिए बल्कि बैठकर सवालात करिए, पूछिए हमसे कि ये वही जगहें थी जहाँ पर सन 57 में आप और हमने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तारीख में आया है कि वो जगह है दास्ता जहां पर सन 57 में चौधरी नयन सिंह त्यागी और बशारत अली खान ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और अपनी जान को कुर्बान भी कर दिया। ये जो मंसूरी कैनाल के पास जो अंग्रेजों का बना हुआ कोठी है, वो उस बात की अलामत है कि यहाँ पर मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। मैं यहाँ पर ठहरकर बशारत अली खान को खिलाफ अकीदत पेश करता हूँ कि जब अंग्रेज जमीन का हरमाल कर रहे थे तो यही बशारत अली ने आगे बढ़कर उन तमाम अंग्रेजों के ऊपर हमला किया था जिस पर बशारत अली को और चौधरी नयन सिंह त्यागी को यहाँ पर फांसी की सजा दे दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सन 57 में मीरठ के पास एक मुट्ठी भर भारत के सिपाहियों ने नदी हिंद के किनारे अंग्रेजों से मुकाबला किया और आज भी वहां पर अंग्रेजों का कब्रिस्तान और फौजियों का जो इस बात की गवाही देती है कि हम यहाँ पर हमने हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मार्च 2019 में गाजियाबाद कोर्ट में मोदी का एक जलसा हुआ था और मोदी ने अपने जलसे में बड़े बुलंद दावे किए थे और कहा था कि कैसे मैं खामोश बैठ जाऊंगा जब पाकिस्तान पुलवामा में हमला करता है। मोदी ने उस वक्त हमारी फौज को इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोटों को बटोरने का काम किया। मैं आज उसी गाजियाबाद से नरेंद्र मोदी से सवाल कि अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत की जमीन पर एक गांव बना लेता है, आप खामोश क्यों है? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड में चीन हमारी भारत की जमीन में आकर हमारे इलाके के वो तमाम चीजों को तोड़ कर चला जाता है, आप खामोश क्यों है? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि लद्दाख में, गंगटॉक में, जबसांग में चीन की फौज हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठी है, देश का प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री देश ये जानना चाहता है जिस तरह आपने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, आज आप चीन पर भी हमला करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जबान से ये बार बार हमने सुना पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त कि घर में घुस के मारेंगे, आज चीन हमारे घर में घुस के बैठा है। प्रधानमंत्री चीन को भी निकाल कर फेंकिए, ये देश आपसे मुतालिबा करता है, मगर देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। चीन का नाम लेने से डरते हैं।
ये तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको पैगाम दे रहा हूं कि चीन से हम 60-70 मिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा चीन से नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुकाबला कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि यहाँ पर हज हाउस है, आला हजरत के नाम से आज वो हज हाउस को ताला डाल दिया गया। एनजीटी का ऑर्डर आया, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार उस एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ जाती है? क्या नदी के किनारे और गंदगी नहीं हो रही है? क्या क्या नहीं निकलता? मगर हज हाउस नहीं होने की बिना पर गाजियाबाद और मीरठ की जनता को बड़ी मुश्किल उठाकर यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं, कि आप सुनने तैयार हैं? अभी और हम जो परसते हैं अल्लाह के करम से, तो छतरी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मजलिस के मुखालिफीन और खास तौर से यहाँ के विधायक का नाम असलम चौधरी ने बड़ी बड़ी बातें की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में। असलम चौधरी तो किसी एक मर्द मुजाहिद से वास्ता नहीं था। ये कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं वाहियात किस्म की। हम इनको बताना चाहेंगे, इन तमाम सेकुलर पार्टी को बताना चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से, यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार यहाँ से एमएलए विधायक बनकर जाएगा इंशाअल्लाह। आपका जज्बा देखकर, या आपकी मोहब्बत देखकर, या आपकी वाबस्तगी देखकर, या आपका बेनफ्स होकर एक बारिश हो रही है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी को, मजलिस के उत्तर प्रदेश में बढ़ते कदमों को अब कोई सियासी जमात नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा है। मैं आपको इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़े रहेगी तो वोट डिवाइड होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने नहीं। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के अपने करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपकी ताकत की और आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर आने वाले विधानसभा में मजलिस से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सुनिए मेरी इस बात को, गाजियाबाद विधानसभा में कांग्रेस और सपा ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था ना पिछले बार। अब आप सुनिए हकीकत क्या है। कांग्रेस और सपा के लोगों को कालिया भट्टा, गुलजार कॉलोनी, हिंदुल विहार, इस्लाम नगर से 19,000 वोट मिले और बीजेपी को सिर्फ 1200। मगर बीजेपी जीत गई। अब आप बताइए, बीजेपी को 25,000 वोट विजयनगर से, मिर्जापुर से। अब ये आप जानते हैं कि विजयनगर, गुलजार नगर
कांग्रेस वालों, मोदी नगर विधानसभा अब्दुल वहाब चौधरी साहब वहां पर 60,000 वोट से हार गए। 2012 में कांग्रेस और आरएलडी ने इसको यहां से जीता था। बीजेपी से उस वक्त 8% वोट की थी 2012 में मोदी नगर विधानसभा से। आप सोचिए कि 5 साल में 2012 और 2017 आने तक बीजेपी को 50% वोट मिला। 8.5% से बीजेपी को 50% वोट कैसे मिला? तो मालूम हुआ कि गोविंदपुरी, हरमनपुरी, इन तमाम इलाकों से बीजेपी को वोट मिले और 2000 वोट से वहां से बीएसपी को शिकस्त मिली। तीसरी विधानसभा है सैयाबाद विधानसभा, जहां से अमरपाल शर्मा 2012 में बीएसपी के जीते थे। अमरपाल साहब एसपी और कांग्रेस में चले गए और बीजेपी और से हार गए। बीएसपी के जलालुद्दीन साहब तीसरे नंबर पर आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने 2012 में 99,000 वोट मिले थे। 2017 में बीजेपी को 2,65,000 वोट मिले। जब मैं तो नहीं माना, कैसे मिले बीजेपी को? बता दिया मुरादनगर विधानसभा 2012 में आपने देख लिया। फिर लोनी विधानसभा जाकिर साहब एमएलए थे 18 में, 17 में हार गए। 2012 में बीजेपी को 48,000 वोट मिले। 2017 में और बताइए इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को कैसे मिलते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको मुसलमानों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, धोखा दिया जाता है कि मुत्तहदा वोट का इस्तेमाल करो। जब आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर बीजेपी जीतती जा रही है। आपने मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल किया, मगर आपके तालीम के मसाइल हल नहीं हुए, रोड नहीं बनती। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी खेतों में चला जाता है, लोग परेशान होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में एक विकल्प है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब के बाद हम जरूर कामयाब होंगे, जीतेंगे, विधानसभा में जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने अखबार में पढ़ा, मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश में आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे वो मां के ऊपर बड़ा फख्र है जिसने कोविड हुआ तो अपने आप को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी, क्या आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी? उत्तर प्रदेश में कोविड की दवाएं दी? क्या आपने पहली वेव के बाद दूसरी वेव आके आपने क्या वैक्सीनेशन का इंतजाम किया? नहीं किया। और आज नरेंद्र मोदी जाकर 6 मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रख रहे। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे कि 5 साल से ये बाबा की सरकार, 5 साल से बाबा की सरकार है। क्या आपको नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री के कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 4,509 डॉक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। बाबा ये तो बताओ कि कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं? सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं। 2,297 डॉक्टर नहीं है तो बाबा क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? बाबा से आप जाकर पूछेंगे, बाबा
तो बाबा बोलेंगे डॉक्टर का नाम बता दो। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% ऐसे घर हैं जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम से कवर है। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं बीजेपी वाले, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जून 2021 का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जून 2021 के फिगर्स बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में सिर्फ 975 लोगों को ट्रीटमेंट मिला जून 2021 तक, और सिर्फ 1500 लोगों को स्कीम में टेस्ट किया गया जून 2021 तक। आप बताइए बीजेपी कितना लंबा झूठ बोलती है। नरेंद्र मोदी हो या योगी हो बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को रोन दिया गया। देश के प्रधानमंत्री अपनी जबान से एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोलते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि जो अब्बा जान बोलने वाले थे हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे कि बताओ मोदी जी और योगी जी, आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? इसलिए बचा रहे कि आशीष का ताल्लुक एक आलाशान समाज से प्रकाश से है। अगर आशीष का नाम अतीत होता तब तक उसको खोल दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। ये लखीमपुर का वाकया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, बात अपने शहरों में भी खाना पड़ेगा कि जिस समाज के पास ताकत होगी, आशीष का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से, इसलिए देश का प्रधानमंत्री उसके बाप को मिनिस्ट्री से नहीं हटा सकता। जिसने गाड़ी चलाकर 5 किसानों को मार दिया, उस घरों में अंधेरा कर दिया, बहनों को अपने भाई से महरूम कर दिया, एक ज़ईफ बाप को अपने नौजवान बेटे से महरूम कर दिया। मोदी जी और योगी जी उसको बचा रहे, इसलिए कि उस समाज के वोट को हासिल करना है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम्हारे खून की कीमत है? जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, 37% मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, घरों को तोड़ दिया गया, मगर अब तक आशीष जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ, वो जेल में आराम से बैठा है, नाश्ता करते हुए जेल में आराम से सो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। झगड़े घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, मैं भीगने के लिए तैयार हूं, तो आपके लिए मरने के लिए अपने अपने मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया है, असदुद्दीन ओवैसी आपको नेता बनाने के लिए आया है। मैं यही चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझसे ज्यादा आदिल मुसलमानों की लीडरशिप पैदा हो, आजाद लीडरशिप पैदा हो, जो आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, जो आपकी तकलीफ को समझ सके, जो नौजवानों के ख्वाबों को पूरा कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिलकर हमको आगे बढ़ना है।
हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता। कितने ठाकुर है योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। याद रखिए दर्द हमारे पेट में होगा तो हमारा हमको खाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर कहा गया कि किसी का नाम लेकर गाओ। क्या कहा आपने? सुनो, तुम एक फिल्म स्टार के बेटे की बात कर रहे हो। सुनो मेरी बात को। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में नहीं है? बात कौन करेगा फिर? बच्चे की बात कर रहे हो जिसके बाप के पास ताकत है, दौलत है, मगर तो गरीब मुसलमान के पास न दौलत है न ताकत है, जिसकी बाप ने बेटे की जवानी को बर्बाद होते भाई के बारे में बोलूंगा, मैं अपने बेटे के बारे में बोलूंगा, उसके बारे में बोलूंगा जिसको बेजुबान कर दिया गया, उसके बारे में सोचो। मेरा अजीज दोस्त और बुजुर्गों, 27% अंडर 12 प्रिजनर्स उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान है। कौन लड़ेगा उनके बारे में? क्या आपको मालूम किसी के बारे में एहतजाज हुआ? 20 मुसलमानों को गोली मार दी गई। 20 मुसलमानों को योगी सरकार की पुलिस गोली मार दी गई। मैं उन गोली मारने वाले पुलिस के आलादारों को मैं कहना चाह रहा हूं कि उनको जमीन की सरकार तो बचा रही है, आसमान और जमीन का मालिक उनको माओ को अपनी औलाद से महरूम किया। इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सर सैयद की यौम पैदाइश है। जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, उसका खैर कायम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मोदी सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत के संविधान की दफा 30 के तहत माइनॉरिटी कैरेक्टर उसको नहीं देना चाहती है। हम आज के इस जलसे से मोदी सरकार से मुतालबा करते हैं, लेकिन आप सबका साथ, सबका विश्वास की बातें करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका माइनॉरिटी स्टेटस बहाल करना चाहिए। सर सैयद को खराज अकीदत पेश करना है तो एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस हमको हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। आपका